राम रहीम सलाखों के पीछे है और अब मरते दम तक सलाखों के पीछे रहेगा। राम रहीम को उसके गुनाहों की सजा मिल रही है। पत्रकार हत्याकांड मामले में भी उसे उम्र कैद की सजा हुई है। राम रहीम को उसके गुनाहों की सजा मिल रही है। पत्रकार हत्याकांड मामले में राम रहीम समेत 4 दोषियों को पंचकुला की विशेष सीबीआई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी। फिलहाल राम रहीम साजिश यौन शोषण मामले में 20 साल की सजा काट रहा है। खास बात यह है कि पत्रकार हत्याकांड में मिली उम्र कैद की सजा इस सजा के खत्म होने के बाद शुरू होगी, यानी मरते दम तक राम रहीम सलाखों के पीछे रहेगा। छत्रपति मर्डर केस and all the 4 accused named the sentence imposed upon Gurmeet Singh will start after the previous sentence finishes. So what is the definition of life imprisonment? Because in as per the guidelines of decisions of the Honorable Supreme Court of India, life imprisonment means life imprisonment till death. पत्रकार छत्रपति के परिवार ने लंबी लड़ाई लड़ी। परिजन उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें इंसाफ मिलेगा, राम रहीम को फांसी की सजा होगी, लेकिन कोर्ट के फैसले पर भी परिजनों ने संतोष जाहिर किया। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सच्चाई की जीत है। जिस तरीके से हमारे पिता ने एक सच की आवाज उठाई थी, मीडिया जिसे देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है लोकतंत्र का, उस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की हत्या की कोशिश की गई। तो हमारे पिता ने कहीं ना कहीं जो सच की आवाज उठाई थी, उस पर जब उन पर अटैक हुआ, तो आज हमें कहीं ना कहीं राहत महसूस हुई है कि न्यायपालिका ने हमें। आपकी तरफ से क्या डिमांड की गई थी कोर्ट से? प्रोसिक्यूशन ने कैपिटल पनिशमेंट की डिमांड की थी, लेकिन न्यायपालिका ने आज आजीवन कारावास चारों अभियुक्तों को गुरमीत राम रहीम सहित सुनाया, और मेरा ये मानना है कि सजा जो है वो सेटिस्फैक्ट्री है। आपकी तरफ से कोई मुआवजे का भी रखा गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। गुरमीत राम रहीम का एक साम्राज्य था। रसूखदार शख्स था राम रहीम। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मंत्री नेता उसके दरबार में नतमस्तक होते। ऐसे में ये लड़ाई परिजनों के लिए इतनी आसान नहीं थी और उसमें कुछ गवाहों ने भी अहम भूमिका निभाई। मैं उस परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मेरी सच्चाई और जो मैं अखीं देखा कन्नी सुना वो सामने माननीय कोर्ट के रखा और बयान दिए, उसकी आज सच्चाई जीत हुई है सच की, और मैं बहुत खुश हूँ। उस परमात्मा सच्चे पातशाह वाहिगुरू का बहुत बहुत शुक्रगुजार है। और लोग कहते थे खट्टा सिंह झूठ बोल रहा है, खट्टा सिंह ऐसे कर रहा है, वो आज सामने माननीय जज जगदीश सिंह जी ने सामने लिया के रख दिया, और मैं जज साहब का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार है। उन्होंने सलूट करते हैं जो उन्होंने सच्चाई दूध का दूध पानी का और भी एक दो केस कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। गुरमीत राम रहीम के काले करतूतों ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचाया। न सिर्फ वो बलात्कार का दोषी है, बल्कि अब कत्ल के गुनाह की सजा भी वो काटेगा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख गुरमीत राम रहीम साध्वियों के साथ बलात्कार के मामले में जेल में है और एक पत्रकार की हत्या केस में नामजद आरोपी, उसके बाद दोषी। पत्रकार को क्यों मरवाया गया, पत्रकार से डेरे की दुश्मनी क्या थी और कैसे थी, इस रिपोर्ट में देखिए पूरी कहानी। मैं पत्रकार हूं और मेरा फर्ज है कि मैं बेबाक सच कहूं ताकि लोग हकीकत समझ सकें। एक कथित बाबा का फ्रॉड उजागर करने वाले रामचंद्र यह बात उन मौकों पर कहा करते थे जब अखबार उनकी लिखी रिपोर्ट या लेख छापने से इंकार करते थे। इसी कश्मकश से जूझ रहे रामचंद्र ने अपनी आवाज को दबाने के बजाय अपना ही अखबार छापने का फैसला किया। आखिरकार उनकी आवाज 4 गोलियां दाग कर बंद कर दी गई। 90 के दशक के आखिर तक आते आते रामचंद्र को यह एहसास होने लगा था
कि उनके लेखों को अखबार कई तरह के दबावों के चलते छापने से कतराते थे। रामचंद्र ने अपने फर्ज और लेखनी को कमजोर होने से बचाने के लिए अपना ही अखबार निकालने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने कई कवियों, स्कॉलर्स और अकादमिक लोगों से बातचीत करना शुरू की। साल 2002 में रामचंद्र ने हरियाणा के सिरसा से अपना अखबार पूरा सच निकालना शुरू कर दिया। बेबाक खबरों के लिए जल्द ही यह अखबार अपनी पहचान भी बनाने लगा। मई 2002 में डेरा सच्चा सौदा के एक ड्राइवर और पुलिस के बीच विवाद का मामला सामने आया। यह विवाद इतना आगे बढ़ा कि ऐसे कुछ खुलासे हुए जो चौंकाने वाले थे। इन खुलासों से डेरे और बाबा गुरमीत राम रहीम की शराफत का नकाब उतर सकता था। एक आदर्शवादी पत्रकार के लिए यह मामला नजरअंदाज करने वाला नहीं था, लेकिन यह भी जाहिर था कि मामला इतना संगीन था कि इसे छापने से जोखिम भी हो सकते थे। रामचंद्र जोखिम उठाने से कतराने वाले पत्रकार नहीं थे, इसलिए उन्होंने इस मामले पर अखबार में गंभीरता से लिखना शुरू किया। लेकिन इस मामले से पहले भी डेरा की नजरों में रामचंद्र चढ़ चुके थे। असल में 1998 में डेरा की एक कार ने एक बच्चे को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया था। इसकी खबरें कुछ अखबारों में छपी थी। तब डेरा के लोगों ने डेरा के खिलाफ खबरें छापने वाले पत्रकारों को धमकाया था। इन हालात में डेरा की धमकियों का विरोध करने वाले पत्रकारों में रामचंद्र भी शामिल थे, जिन्होंने पत्रकारों और अभिव्यक्ति की आजादी की पुरजोर वकालत की थी। यह पहला वाकया था जब डेरा और रामचंद्र का सीधा टकराव हुआ था। इस घटना के बाद डेरा पर गांव की जमीनों पर अवैध कब्जे के आरोप भी लगे थे। इस मामले ने भी तूल पकड़ा था और इसे लेकर रामचंद्र और डेरे के बीच तनातनी हुई थी। यानी रामचंद्र और डेरे के बीच पहले से ही एक संघर्ष के हालात बने हुए थे। 2002 में जब एक और विवाद हुआ, तब एक पुलिसकर्मी ने एक ऐसी चिट्ठी का खुलासा किया जिसमें डेरे की एक साध्वी ने डेरे में बाबा गुरमीत राम रहीम पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे। ये चिट्ठी हाथ लगते ही पूरे मामले को समझकर और छानबीन करने के बाद रामचंद्र ने इसे अपने अखबार पूरा सच में छाप दिया और लगातार इस मामले पर अखबार में लिखते रहे। इसी बीच दो घटनाएं साथ साथ हो रही थी। डेरे की तरफ से रामचंद्र को गंभीर धमकियां मिलने लगी थी, जिनकी शिकायत उन्होंने पुलिस अफसरों से भी की। इधर कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया था और जांच करने के आदेश भी दे दिए थे। रामचंद्र इस मामले पर डरे बगैर लिखते रहे, धमकियां मिलती रही और कोर्ट की जांच के बाद सीबीआई जांच के आदेश हो गए। डेरा मुश्किल में फंसता दिखाई दे रहा था, क्योंकि आरोप यह था कि डेरे में बाबा ने 2 साधुओं के साथ यौन शोषण किया और रिपोर्टों में शक भी जाहिर किया गया था कि 2 नहीं बल्कि बाबा डेरे की कई लड़कियों को शिकार बना रहा था। 24 सितंबर 2002 को सीबीआई को यह जांच सौंपी गई और 6 महीने के भीतर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया। इधर रामचंद्र पर लगाम कसने के लिहाज से डेरे ने उनके खिलाफ एक केस दर्ज करवा दिया। साथ ही रामचंद्र को धमकियां बदस्तूर जाती रही। रामचंद्र ने एसपी को लिखित शिकायत भी की, लेकिन कोई खास एक्शन नहीं लिया गया। इसी दौरान 24 अक्टूबर 2002 को फिर एक फोन आया और रामचंद्र को धमकाया गया, लेकिन ये धमकियां रोजमर्रा की बात हो गई थी, इसलिए रामचंद्र अपनी रूटीन के मुताबिक ही घर से निकलने को तैयार थे। उन्हें नहीं पता था कि उस दिन क्या होने वाला था। घर से निकलते ही रामचंद्र के सामने एक मोटरसाइकिल आकर रुकी, जिस पर 2 लोग बैठे थे। उनमें से एक के हाथ में पिस्तौल थी। तू नहीं मानेगा ना, यह कहते हुए उस आदमी ने पिस्तौल से पॉइंट ब्लैंक रेंज से 4 गोलियां रामचंद्र पर दागी और दोनों हमलावर फौरन मौके से फरार हो गए। रामचंद्र को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। उनकी हालत काफी दिनों तक स्थिर रही, लेकिन आखिरकार 21 नवंबर को रामचंद्र ने दम तोड़ दिया। रामचंद्र पर हमले के केस में छानबीन शुरू हो चुकी थी और 2 लोकल कारपेंटरों निर्मल और कुलदीप को गिरफ्तार किया जा चुका था। निर्मल और कुलदीप पर कत्ल करने का चार्ज था। जांच में खुलासा हो गया कि ये दोनों डेरे के लिए काम करते थे। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। एक तरफ बाबा की काली करतूत और दूसरी तरफ उसका काला साम्राज्य, सब कुछ सामने आ गया। बाबा तो सपने देख रहा था कि हम बाहर जाएंगे, बाहर आएंगे, लेकिन लग तो ये रहा है कि सजा के लिए उसकी जिंदगी छोटी पड़ गई है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। यह बात कहीं न कहीं सच साबित हो रही है। हरियाणा का सिरसा शहर, तारीख थी 24 अक्टूबर 2002।
शाम को निकलने वाला एक स्थानीय अखबार चलाने वाला एक पत्रकार संपादक कुछ देर पहले ही अपने घर पहुंचा था। उसे बाहर से आवाज लगाई जाती है, वो बाहर आता है। जैसे ही वो दहलीज लांघता है, उसे पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गोलियों से भून दिया जाता है। 5 गोलियां उसके शरीर में धंस जाती हैं। इसी के साथ राम रहीम का पूरा सच सामने लाने वाले पत्रकार संपादक रामचंद्र छत्रपति खुद खबर बन जाते हैं। साथियों से रेप के मामले में 20 साल की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख रहे गुरमीत राम रहीम दोषी करार दिए गए। साथियों से रेप वो पहला मामला नहीं था जब रामचंद्र छत्रपति ने डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ रिपोर्टिंग की थी। डेरा में होने वाले भ्रष्टाचार पर वो खबरें छापते रहते थे, लेकिन एक ऐसा संस्थान जहां राज्यों के सीएम तक हाजिरी लगाते हों, एक स्थानीय अखबार को उतना गंभीर खतरा नहीं मानता था। फिर 13 मई 2002 को डेरा की एक साध्वी ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को एक लेटर लिखकर डेरा में हो रहे साथियों के यौन शोषण और रेप के बारे में बताया। इस लेटर की कॉपी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, हरियाणा पुलिस के अफसरों और मीडिया को भेजी गई। इस पर छिटपुट रिपोर्टिंग भी हुई, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन सिरसा में दबी जबान में चर्चाएं होने लगी थी। 30 मई 2002 को सिरसा के एक बाजार में पुलिस बेतरतीब ढंग से खड़ी गाड़ियों को हटाने पहुंची। इनमें से एक गाड़ी डेरा सच्चा सौदा की थी। पुलिस जब उस गाड़ी को हटाने पहुंची तो उसका ड्राइवर अड़ गया और डेरा की धौंस दिखाने लगा। बहस बढ़ी तो पुलिस अधिकारी ने एक पर्चा निकाल लिया। ये डेरा की साध्वी के खत की कॉपी थी। इस खत की कॉपियां सिरसा के बाजार में बांटी गई। इसी शाम रामचंद्र छत्रपति ने पूरा सच में ये वाकया छाप दिया, जिसमें साध्वी के खत और उसके मजमून का जिक्र था। 10 जुलाई 2002 को खबर आई कि डेरा सच्चा सौदा के मैनेजर रहे रंजीत सिंह की हत्या हो गई है। रंजीत साध्वी के गुमनाम खत के आने से कुछ समय पहले ही अपनी बहन को लेकर डेरा छोड़कर अपने घर कुरुक्षेत्र चले गए थे, लेकिन डेरा को लगता था कि उस खत के पीछे रंजीत है। यहां से मामला गंभीर हो गया। डेरा अपनी साख बचाने के लिए कुछ भी करने को आमादा था। रंजीत के बाद उसका ध्यान छत्रपति की ओर गया, जो लगातार डेरा पर रिपोर्टिंग कर रहे थे। उन्हें धमकियां मिलने लगी। उधर चिट्ठी को संज्ञान में लेते हुए 24 जुलाई 2002 को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने साध्वियों से रेप मामले में सीबीआई को जांच के आदेश दे दिए। एक भरी सभा में अपनी जान को खतरा बताने के चौथे दिन छत्रपति पर हमला हो गया। हमलावर पहले उनके ऑफिस गए, लेकिन वहां उन्हें हमला करने का मौका नहीं मिला, इसलिए घर पहुंचे। छत्रपति का परिवार उस दिन घर पर ही था। किस्मत से सिर्फ छत्रपति को गोलियां लगी। गोलियां चलाकर दोनों हमलावर भागे, लेकिन छत्रपति के घर से कुछ ही दूर पर एक पुलिस पिकेट था, जहां एक हमलावर पकड़ा गया। उसकी निशानदेही पर उसका साथी भी गिरफ्तार हुआ। एक पत्रकार को सरेआम गोलियों से भूनने के खिलाफ 25 अक्टूबर 2002 को सिरसा बंद रहा। छत्रपति पर हमले के विरोध में 16 नवंबर 2002 को सिरसा में मीडिया महापंचायत भी हुई। घायल छत्रपति रोहतक के पीजीआई अस्पताल ले जाए गए। पुलिस को दिए अपने बयान में उन्होंने कहा कि उन पर हमला डेरा मैनेजर ने नहीं, बल्कि राम रहीम ने करवाया है। लेकिन अंशुल बताते हैं कि पुलिस ने राम रहीम का नाम दर्ज ही नहीं किया। बाद में छत्रपति की तबीयत बिगड़ गई और उन्होंने 21 नवंबर 2002 को दुनिया छोड़ दी। तब तक हमले को 28 दिन बीत चुके थे, लेकिन उनका बयान लेने कोई मजिस्ट्रेट अस्पताल नहीं पहुंचा। अंशुल ने मामले की सीबीआई जांच के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अर्जी लगाई। अंशुल की याचिका को संज्ञान में लेते हुए 10 नवंबर 2003 को हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस और रंजीत सिंह मर्डर केस को एक मामला बनाकर जांच शुरू की। लेकिन राम रहीम मामले पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेकर आ गए, जो नवंबर 2004 में जाकर हटा। स्टे हटा तो डेरा सच्चा सौदा के प्रेमियों ने 2005 में सीबीआई के खिलाफ चंडीगढ़ में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। इस मामले में राम रहीम के पूर्व ड्राइवर खट्टा सिंह की गवाही का बड़ा वजन रहा है। खट्टा ने गवाही दी थी कि राम रहीम ने उनके सामने अपने आदमियों से कहा था कि रामचंद्र छत्रपति को रास्ते से हटाना जरूरी है। खट्टा के मुताबिक राम रहीम 23 अक्टूबर 2002 की शाम माने रामचंद्र छत्रपति की हत्या से एक दिन पहले जालंधर से सिरसा में डेरा मुख्यालय पहुंचा था। वहां निर्मल, कुलदीप और किशन लाल ने उसे पूरा सच में छपी खबर के बारे में बताया। इसके बाद राम रहीम ने इन तीनों से रामचंद्र छत्रपति की हत्या करने को कहा। 2007 में जब सीबीआई ने चालान पेश किया था, तब खट्टा रामचंद्र छत्रपति के साथ साथ रंजीत सिंह की हत्या के मामले में भी मुख्य गवाहों में से एक।
लेकिन 2012 में एक रोज खट्टा अपने बयान से पलट गए। अगस्त 2017 में राम रहीम को साध्वी के मामले में सजा होने के बाद खट्टा एक बार फिर सीबीआई कोर्ट के सामने आए। बाबा का चोला ओढ़े राम रहीम के जेल से बाहर आने का सपना पूरी तरह से टूट चुका है, क्योंकि ये आखिरी केस नहीं है जिसमें राम रहीम मुख्य आरोपी है। डेरा सच्चा सौदा में लगभग 400 प्रेमियों को नपुंसक बनाने के मामले में भी अदालती कार्यवाही चल रही है। 100 से ज्यादा नपुंसक प्रेमियों ने अदालत में गवाही भी दे दी है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। और जिस चिट्ठी से राम रहीम के काले कारनामों का भंडाफोड़ हुआ वो भी आपको दिखाते हैं। इस चिट्ठी को आधार बनाकर ही रामचंद्र ने अपने अखबार में राम रहीम की काली करतूत उजागर की थी। तेरह मई 2002 को यौन शोषण से जुड़े एक गुमनाम खत ने डेरा सच्चा सौदा के भीतर हड़कंप मचा दिया। ये कहानी इस तारीख से और पहले की थी। बताया जाता है कि एक लड़की डेरा में अपने साथ होने वाले यौन शोषण को लेकर परेशान थी। उसने अपने भाई को ये बात बताई, जो डेरा में ही मैनेजर था और भाई बाबा राम रहीम का भक्त था। अपनी बहन के साथ होने वाली ज्यादतियों को सुनने के बाद उसने डेरा की अपनी नौकरी छोड़ी और अपनी बहन को लेकर वापस चला गया। लोगों को लगने लगा था कि डेरा के अंदर कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पाता था। इसके बाद 13 मई 2002 को देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को एक खत लिखा गया। इस गुमनाम खत में एक लड़की ने डेरा सच्चा सौदा सिरसा में गुरु राम रहीम के हाथों अपने यौन शोषण का वाकया बयान किया। श्रीमान, मैं पंजाब की रहने वाली हूं और 5 साल से डेरा सच्चा सौदा सिरसा में साधु लड़की के रूप में काम कर रही हूं। मेरे साथ यहां सैकड़ों लड़कियां भी डेरे में 16 से 18 घंटे सेवा करती हैं। हमारा यहां शारीरिक शोषण किया जा रहा है। डेरे के महाराज गुरमीत सिंह द्वारा शोषण किया जा रहा है। मैं BA पास लड़की हूं। मेरे परिवार के सदस्य महाराज के श्रद्धालु हैं, जिनकी प्रेरणा से मैं डेरे में साधु बनी थी। साधु बनने के 2-3 साल बाद एक दिन महाराज गुरमीत राम रहीम की खास साधु गुरजोत ने रात 10 बजे मुझे बताया कि मुझे महाराज जी ने गुफा में बुलाया है। मैं पहली बार वहां जा रही थी, इसलिए मैं बहुत खुश थी। मुझे लग रहा था कि आज खुद परमात्मा ने मुझे बुलाया है। गुफा के ऊपर जाकर मैंने देखा कि महाराज बेड पर बैठे हैं। तो अब ये तन मन हमारा है। महाराज मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। मैंने विरोध किया तो उन्होंने कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि हम ही खुदा हैं। जब मैंने पूछा कि क्या खुदा ये काम करता है, तो उन्होंने कहा, श्री कृष्ण भगवान थे, उनके यहाँ 360 गोपियां थी, जिनसे वो हर रोज प्रेम लीला करते थे। फिर भी लोग उन्हें परमात्मा मानते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। अगर हम चाहें तो तुम्हारी जान लेकर तुम्हारा दाह संस्कार कर सकते हैं। तुम्हारे घर वाले हर प्रकार से हम पर विश्वास करते हैं और हमारे गुलाम हैं। वो मुझसे बाहर नहीं जा सकते। ये तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है। महाराज ने हमें कहा, हमारी सरकार में बहुत चलती है। हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब के केंद्रीय मंत्री हमारे चरण छूते हैं। राजनेता हमसे शरण लेते हैं, पैसे लेते हैं और हमारे खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। हम तुम्हारे परिवार से नौकरी लगे सदस्यों को बर्खास्त करवा देंगे, सभी सदस्यों को मरवा देंगे और कोई सबूत भी नहीं छोड़ेंगे। ये तुझे अच्छी तरह से पता है कि हमने गुंडे से डेरे के मैनेजर को मरवा दिया था और आज तक इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है, ना ही कोई सबूत है, क्योंकि पैसे के बल पर हम राजनेताओं, पुलिस और न्याय को खरीद लेते हैं। इसके बाद महाराज ने मेरे साथ बलात्कार किया और पिछले 3 सालों से वो लगातार मेरे साथ बलात्कार करते आ रहे हैं। आज मुझे पता चला कि मेरे से पहले जो लड़कियां यहाँ रहती थी, उनके साथ भी ये बलात्कार कर चुके हैं। डेरे में मौजूद 35-40 साधु लड़कियां 35-40 की उम्र से अधिक की हैं, जिनकी शादी की उम्र निकल चुकी है, जिन्होंने परिस्थितियों से समझौता कर लिया है। इनमें से ज्यादातर BA, MA, B.Ed पास हैं। घर वालों के कट्टर अंधविश्वास होने के कारण नरक का जीवन जी रही हैं। हमें सफेद कपड़े पहनना, सिर पर चुन्नी रखना, किसी आदमी की तरफ आंख उठाकर न देखना, आदमी से 5 से 10 फुट की दूरी पर रहना, ऐसा महाराज का आदेश है। हम दिखाने के लिए देवी है, मगर हमारी हालत वैश्याओं जैसी है। मैंने एक बार अपने परिवार वालों को बताया कि यहाँ डेरे में सब कुछ ठीक नहीं है, तो मेरे घर वाले गुस्से में कहने लगे कि अगर भगवान के पास रहते हुए भी ठीक नहीं है तो ठीक कहाँ है, तेरे मन में बुरे विचार आने लग गए हैं। पिछले दिनों में एक लड़की साधु ने जब महाराज की काली करतूतों का सभी लड़कियों के सामने खुलासा किया, तो कई साधु लड़कियों ने मिलकर उसे पीटा। इतना ही नहीं, उसके पिता को भी सेवादार से हटाकर घर पर बिठा दिया गया।
कुरुक्षेत्र जिले की एक साधु लड़की जो घर आ गई है, उसने घर वालों को सब कुछ सच बता दिया था। उसका बड़ा भाई सेवादार था, जो कि सेवा छोड़कर डेरे से नाता तोड़ चुका है। संगरूर जिले की एक लड़की जिसने घर आकर पड़ोसियों को डेरे की काली करतूत के बारे में बताया तो डेरे के सेवादार गुंडे बंदूकें लेकर लड़की के घर आ गए और उसे जान से मारने की धमकी दी। इस तरह सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, हनुमानगढ़ और मेरठ की कई लड़कियों की कहानी भी है, जो डेरे की गुंडागर्दी के आगे कुछ नहीं बोल रही हैं। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर मैं इस चिट्ठी में अपना नाम और पता लिखूंगी तो मुझे मार दिया जाएगा। मैं मरना नहीं चाहती, जनता के सामने सच्चाई लाना चाहती हूँ। अगर आप प्रेस के माध्यम से या फिर किसी भी एजेंसी से जांच कराएंगे तो डेरे में मौजूद 40-45 लड़कियां भी पूरा विश्वास दिलाने के उपरांत सच्चाई बताने को तैयार हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारा डॉक्टरी मुआयना किया जाए ताकि हमारे अभिभावकों और आपको सच्चाई का पता चल सके। अगर हमारे साथ गलत हुआ पाया गया तो इस बात की जांच कराई जाए किसने हमारे साथ गलत काम किया है। तब खुलासा होगा कि महाराज गुरमीत राम रहीम सिंह जी ने ही हमारी जिंदगी बर्बाद की है। इस खत के बाद भी यह मामला इतना बाहर नहीं आ पाया, लेकिन 30 मई 2002 को सिरसा से एक दैनिक अखबार ने हड़कंप मचा दिया। जैसी करनी वैसी भरनी, मरते दम तक जेल में रहेगा राम रहीम। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।